ओडिशा में सुविधा का एक पुनः विवाह बन रहा है, जबकि राज्य भाजपा नेताओं को चिंता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन से पार्टी कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि हाथ मिलाना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। भुवनेश्वर, यह काफी खेल है, राजनीति। विलियम क्ले ने कहा, कोई स्थायी शत्रु नहीं है, कोई स्थायी मित्र नहीं है, केवल स्थायी हित हैं। मानो इस कथन की सच्चाई की गवाही देते हुए नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो वर्तमान में ओडिशा में मुख्य विपक्षी दल है, अपने गठबंधन को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जो कि पहले ही टूट गया था। 2009 आम चुनाव। 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की 1 दिवसीय यात्रा के मद्देनजर गठबंधन वार्ता में तेजी आई, जिसके दौरान उन्हें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का हाथ पकड़े और उनके साथ शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते देखा गया। अगले ही दिन चीजें तेजी से आगे बढ़ने लगीं जब राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और बीजेपी नेता मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास नवीन निवास पर एकत्र हुए, जो अपने जन्म के समय से ही क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। 1997 में विश्वसनीय सूत्रों ने कहा कि गठबंधन के संबंध में औपचारिक घोषणा अगले कुछ दिनों में की जा सकती है, संभवतः 12 मार्च को, जब केंद्रीय गृह मंत्री और मोदी के दाहिने हाथ अमित शाह के राज्य का दौरा करने की संभावना है। केवल सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाना है। बीजेपी ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 13 और कम से कम 54 विधानसभा सीटें चाहती है। यह बीजेपी को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। फिर सीट चयन का मुद्दा है, जो जितना लगता है उससे कहीं अधिक पेचीदा हो सकता है। एक बार ये चीजें सुलझ जाएंगी तो औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी के पास वर्तमान में 12 लोकसभा सदस्य हैं और राज्य विधानसभा की 147 सीटों में से 112 सीटें उसके पास हैं। दूसरी ओर भाजपा के पास अपने पारंपरिक गढ़ पश्चिमी ओडिशा की सभी 5 सहित 8 लोकसभा सीटें हैं। राज्य विधानसभा में 22 सीटों के साथ इसे मुख्य विपक्षी दल होने का सम्मान भी प्राप्त है। यह उपाधि पहले कांग्रेस के पास थी, जो अब राज्य विधानसभा में केवल 9 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस के पास दक्षिणी ओडिशा में सिर्फ 1 लोकसभा सीट कोरापुट है। गठबंधन और सीट बंटवारे के मुद्दों पर उच्चतम स्तर पर चर्चा होने के साथ दोनों दलों के राज्य नेता अपनी प्रतिक्रियाओं में बेहद सतर्क हैं। स्थानीय टीवी चैनलों से बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री देवी प्रसाद मिश्रा ने गठबंधन के मुद्दे को टालने की कोशिश की। हालांकि नवीन निवास में बैठक के बाद इस बारे में बार बार पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट टिप्पणी की कि हर चीज पर चर्चा हुई। राज्य के भाजपा नेता इस मुद्दे पर टिप्पणी करते समय अधिक स्पष्टवादी रहे हैं। पार्टी के पूर्व विधायक प्रदीप पुरोहित ने न केवल स्वीकार किया कि दोनों दलों के बीच गठबंधन के पुनर्जीवित होने की संभावनाएं उज्जवल दिख रही हैं, बल्कि उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि इससे भाजपा को बीजेपी की तुलना में कहीं अधिक फायदा होगा। अगर ऐसा होता है, जो लगभग तय लगता है, तो फिर से गठबंधन सरकार होगी और हम सत्ता में वापस आएंगे। इसके अलावा यह लगभग तय है कि भाजपा 2019 की तुलना में अधिक विधानसभा सीटें जीतेगी। हमारे दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के सभी 21 लोकसभा सांसद केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेंगे, पुरोहित ने कहा। हालांकि पार्टी के सभी नेता उनके आशावाद और उत्साह से सहमत नहीं हैं। पार्टी के आदिवासी चेहरे और राज्य विधानसभा में इसके उपनेता मोहन मांझी को आशंका है कि भाजपा के आधार को मजबूत करने के लिए पार्टी कैडर ने पिछले 5 वर्षों में कई निर्वाचन क्षेत्रों में जो मेहनत की है, वह बर्बाद हो सकती है। हम निश्चित नहीं हो सकते कि हमें वे सीटें मिलेंगी या नहीं। सच्चाई यह है कि हम राज्य भर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए समय समय पर काम करते रहे हैं। बीजेडी हमारा मुख्य दुश्मन था, लेकिन अब पूरा समीकरण बदलने वाला है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में गुस्से से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम उस पार्टी से हाथ मिलाने जा रहे हैं जिसने 2009 में हमें धोखा दिया था, मांझी ने कहा। हालांकि मांझी ने स्वीकार किया कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की अपनी मजबूरियां हैं। इस बार हमारा नारा है, अब की बार 400 पार,
आइए इस बार 400 सीटों का आंकड़ा पार करें। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए हमें कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। हमें पुराने गठबंधनों को पुनर्जीवित करने और नए सहयोगियों को भी जीतने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उन सामान्य कार्यकर्ताओं को मनाना बेहद मुश्किल होगा जो राज्य में पार्टी के विकास के लिए साल भर काम कर रहे हैं, नेता ने कहा। राज्य के अधिकांश भाजपा नेता हालांकि इस समय रिकॉर्ड पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। बीजेपी भाजपा गठबंधन के पुनर्जीवित होने की स्थिति में राज्य में कैडर विद्रोह की संभावना के बारे में मांझी की चिंताओं को साझा करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्षेत्रीय पार्टी के गठन के ठीक एक साल बाद 1998 में अस्तित्व में आया बीजेपी भाजपा गठबंधन सुविधा का विवाह था, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच कोई वैचारिक मेल नहीं था। एक नवोदित पार्टी होने के नाते बीजेपी ने भाजपा के साथ हाथ मिलाना राजनीतिक रूप से बुद्धिमानी समझा, जो उस समय उभार पर थी। तथ्य यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके उदार विचारों ने उन्हें पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में स्वीकार्य बना दिया था, भाजपा के शीर्ष नेता थे, ने क्षेत्रीय पार्टी के लिए गठबंधन का निर्णय आसान बना दिया, जिसका नाम नवीन और 2 के पिता बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया था। राज्य के एक समय के मुख्यमंत्री जिनकी धर्मनिरपेक्ष साख कभी संदेह में नहीं थी। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जिसने बीजेडी को अपना सहयोगी चुना वह यह था कि उसने शुरुआत से ही कांग्रेस को अपना प्रमुख दुश्मन माना। बीजेपी भाजपा गठबंधन भी कांग्रेस विरोधी मुद्दे पर 2000 में ओडिशा में सत्ता में आया था। गठबंधन ने तब मौजूदा कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और अक्षमता को उजागर करने की मांग की थी, जिसने 1999 के सुपर चक्रवात के मद्देनजर राहत और पुनर्वास कार्यों को पूरी तरह से कुप्रबंधित किया था, जिसने ओडिशा के पूरे तटीय क्षेत्र को तबाह कर दिया था, जिसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे, मरे और लाखों बेघर। इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का कोई सवाल ही नहीं था और बीजेपी लगभग डिफॉल्ट रूप से क्षेत्रीय पार्टी की सहयोगी बन गई। दोदलीय गठबंधन ने राज्य को लगभग 9 वर्षों तक चलाया, लेकिन कई मुद्दों पर उनके मतभेदों को देखते हुए सब कुछ कभी भी पूरी तरह से सुचारू नहीं रहा। जब राज्य सरकार ने जगतसिंहपुर जिले में 12 मिलियन टन क्षमता का स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए दक्षिण कोरियाई स्टील दिग्गज पोहांग स्टील कंपनी (पॉस्को) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री की खुले तौर पर आलोचना की। खंडधार में लौह अयस्क भंडार पर नजर रखना शुरू कर दिया, जो ओरम के लोकसभा क्षेत्र सुंदरगढ़ का हिस्सा है। राज्य भाजपा नेताओं को भी उनके प्रति पटनायक की उदासीनता से नफरत थी, क्योंकि वह उनकी केंद्रीय पार्टी के नेताओं से निपटना पसंद करते थे। 2008 के कंधमाल सांप्रदायिक दंगों के बाद हालात चरम पर पहुंच गए, जिससे पटनायक की धर्मनिरपेक्ष छवि पर भारी असर पड़ा। जल्द ही मुख्यमंत्री को एहसास हुआ कि उनका गठबंधन सहयोगी बोझ बन गया है और गठबंधन लगातार अस्थिर होता जा रहा है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 11 साल पुराना बीजेपी गठबंधन 2009 के चुनावों से पहले सीट बंटवारे के मुद्दे पर टूट गया था, लेकिन यह एक खुला रहस्य है कि पटनायक ने बीजेपी से छुटकारा पाने का मन बना लिया था। उन्होंने 2009 का चुनाव अलग अलग लड़ा और नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार भाजपा ओडिशा में बीजेपी पर सवार थी। जबकि बीजेपी आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में आई, भाजपा राज्य की 147 मजबूत विधानसभा में सिर्फ 6 सीटें जीत सकी। लोकसभा में इसका कोई असर नहीं हुआ। 2014 के चुनावों में भगवा पार्टी को 10 विधानसभा सीटें और सुंदरगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट मिली। लेकिन 2014 बीजेपी और भाजपा के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के साथ पटनायक के केंद्रीय भाजपा नेतृत्व, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों में काफी सुधार हुआ। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक अनुकूल केंद्र के महत्व को महसूस किया। भले ही उन्होंने भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने की घोषित नीति का पालन किया, उन्होंने संसद के अंदर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर एनडीए सरकार का समर्थन किया। उदाहरण के लिए, बीजेपी ने विवादास्पद खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2015 का समर्थन किया और एनडीए को इसे राज्यसभा में पारित कराने में मदद की, जहां भाजपा के पास संख्याबल नहीं था।
पटनायक नोटबंदी का स्वागत करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्रियों में से एक थे। इस कदम की पूरे देश में आलोचना हुई थी। उन्होंने विवादास्पद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को भी समर्थन दिया, जब इसे कई ओर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा था। यह चलन जारी रहा और अगले चुनाव आते आते यह कमोबेश स्पष्ट हो गया कि समदूरी की नीति एक दिखावे के अलावा और कुछ नहीं थी, जिसका बचाव करना कठिन होता जा रहा था। मोदी के नेतृत्व में एनडीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान केंद्र में सरकार के लिए बीजेपी का समर्थन और भी अधिक स्पष्ट था। पार्टी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने और 3 तलाक और नागरिकता संशोधन विधेयकों को पारित करने जैसे विवादास्पद मुद्दों पर इसका समर्थन किया था। यह सब या तो राष्ट्रीय हित या राज्य हित की रक्षा के बहाने किया गया था। यह एक पारस्परिक रूप से सुविधाजनक व्यवस्था थी, जिसमें फानी जैसे विनाशकारी चक्रवात के मद्देनजर पटनायक को केंद्र से उदार वित्तीय सहायता मिली, जिसने राज्य के तटीय क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था। प्रधानमंत्री को भी पटनायक जैसे क्षेत्रीय क्षत्रपों को आगे बढ़ाना सुविधाजनक लगा, जिनके समर्थन की उन्हें संसद में, विशेषकर राज्यसभा में जरूरत थी। पारस्परिक आवश्यकता के कारण दोनों नेताओं के बीच संबंध जल्द ही मजबूत हो गए और उन्होंने चुनावी रैलियों में भी एक दूसरे की आलोचना करने से परहेज किया, हालांकि उनकी पार्टियां राज्य की राजनीति में प्रतिद्वंद्वी थीं। इससे राज्य के भाजपा नेताओं को तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन केंद्रीय पार्टी नेतृत्व को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अमित शाह जैसे नेताओं द्वारा राज्य के दौरों के दौरान पटनायक सरकार पर यदाकदा किए गए हमले सार्वजनिक उपभोग के लिए अधिक प्रतीत होते हैं। अब तो वह भी बंद हो गया है। चुनाव नजदीक आने के साथ एक बार फिर से राजनीतिक सुविधा सिद्धांतों पर हावी हो गई है और दोनों पार्टियां हाथ मिलाने के लिए लगभग तैयार दिख रही हैं। जबकि भाजपा को मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी के समर्थन की आवश्यकता है कि राज्य में उसकी लोकसभा सीटों में वृद्धि हो, जो कि पार्टी के लिए अपने 2019 के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि वास्तव में 400 सीटों के लक्ष्य को साकार नहीं करना है, तो बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उत्सुक है राज्य पर, ताकि पटनायक लगातार छठी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने के सपने को साकार कर सकें। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच एक मौन सहमति बन गई है और उसी के मुताबिक सीट बंटवारे पर सहमति बनेगी। दोनों पक्ष अपने आपसी हितों की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। सुविधा का विवाह एक बार फिर कार्ड पर है। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत मिश्रा कहते हैं, यह दोनों पार्टियों के सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए शर्मनाक हो सकता है, लेकिन उनके शीर्ष नेता इसके बारे में काफी निर्लज्ज होंगे। जब बड़े हित शामिल हों तो सिद्धांतों को त्यागना एक छोटा सा बलिदान है।